Hello everyone, welcome to Study and Stuff and today we are starting class 10th Economics Chapter 3 Globalization और इसका पार्ट 2 आज हम करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में आज के टॉपिक शुरू करने से पहले एक केस स्टडी हमारे सामने है फोर्ड मोटर्स की और इसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, ठीक है ना। सो फोर्ड मोटर्स एन अमेरिकन कंपनी इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स विद प्रोडक्शन स्प्रेड ओवर 26 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसा बोल रहे हैं कि फोर्ड मोटर्स नाम की जो कंपनी है पूरी दुनिया में, अमेरिकन कंपनी है वैसे, लेकिन पूरी दुनिया में ये मैन्युफैक्चर करती है और 26 से ज्यादा कंट्रीज में इनके प्लांट्स हैं, इनके मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, ठीक है। Ford Motors came to India in 1995 and spent rupees 1700 crore to set up a large plant near Chennai. तो 1995 में इंडिया आए ये लोग और 1700 से ज्यादा करोड़ रुपीज इन्होंने स्पेंड किए इंडिया में और एक बड़ा सा प्लांट भी सेटअप किया चेन्नई में, ठीक है ना, जहां पे इनकी कार्स बनेंगी। और इंडिया में क्यों ये सेटअप करना चाहते हैं? ऑब्वियसली एक तो हमें पता है कि एमएनसी क्यों सेटअप करती हैं, क्योंकि इन्हें लेबर बहुत सस्ती पड़ जाती है, ठीक है। उसके अलावा रॉ मटेरियल सस्ता पड़ जाता है, अपनी कंट्री में बनाएंगे तो कॉस्टली पड़ेगा। उसके अलावा और क्या चीज है, देखो, दिस वॉज डन इन कोलैबोरेशन विद महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो ये पार्टनरशिप में शुरू में इन्होंने स्टार्ट किया था महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के साथ। ट्रैक्टर वगैरह बनाती है, जीप्स वगैरह बनाती है ये कंपनी, है ना। By the year 2017, Ford Motors was selling 88,000 cars in the Indian markets, while another 1,81,000 cars were exported from India to different countries। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज मेंशन है, तो दूसरी कंट्रीज में भी इनके प्रोडक्ट जाते थे। तो ऐसा कह रहे हैं कि इंडिया में भी ये कार सेल कर चुके हैं। देखो 88,000 से ज्यादा कार्स ये सेल कर चुके हैं, अप टू 2017 का ये डेटा है। और उसके अलावा जितनी कार्स इन्होंने इंडिया में सेल की हैं उसके डबल से भी ज्यादा जो इन्होंने बनाई हैं, उससे ज्यादा इन्होंने इंडिया में बना के दूसरी कंट्रीज को सप्लाई की है। मींस यहां पे सस्ते में बना ली और दूसरी कंट्रीज में सप्लाई की। और उसके अलावा ये क्या करना चाहते हैं, द कंपनी वांट्स टू डेवलप फोर्ड इंडिया एज अ कंपोनेंट सप्लाइंग बेस फॉर इट्स अदर प्लांट्स अक्रॉस द ग्लोब। तो इंडिया में ये एक बेस सेटअप करना चाहते हैं बड़ा, फोर्ड इंडिया के नाम से, ठीक है। और यहां पे ये चीजें बनाया करेंगे, टूल्स बनाया करेंगे, कंपोनेंट्स बनाया करेंगे और फिर उसको पूरी दुनिया में सप्लाई करेंगे। मींस जो सप्लाई करने का, जो इनके टूल्स कंपोनेंट्स बनाने का जो मेन फैक्ट्री होगी इनकी, वो इंडिया में सेटअप करेंगे, ठीक है। और फिर इंडिया में बना के फिर पूरी दुनिया में स्प्रेड करेंगे। तो इस तरह से क्या है, ये अपना प्रॉफिट डबल कर लेंगे। ऑब्वियसली एमएनसीज का यही काम होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। सो फॉरेन ट्रेड के थ्रू आप मार्केट्स को इंटीग्रेट कर देते हो, मार्केट्स को आपस में जोड़ देते हो, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग क्या कहते थे, देखो इन हिस्ट्री यू वुड हैव रेड अबाउट द ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग इंडिया एंड साउथ एशिया टू मार्केट्स बोथ इन ईस्ट एंड वेस्ट। तो ऑलरेडी हम लोगों ने मेकिंग ऑफ द ग्लोबल चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम लोग कि पहले सिल्क रूट्स वगैरह होते थे तो वहां से भी ट्रेड होता था। उसके अलावा उसके बाद जब सी रूट्स डिस्कवर हो जाएंगे, हमने देखा है कोलंबस ने इंडिया को ढूंढना शुरू किया था, वास्को डगामा ने शुरू किया तो वास्को डगामा पहुंच गया। तो मार्केट्स तो ट्रेड के थ्रू पहले ही ईस्ट और वेस्ट के कनेक्ट हो चुके थे। एक्सटेंसिव ट्रेड दैट टुक प्लेस अलोंग दीज रूट्स, तो बहुत ही भाई बहुत बड़ा बड़ा ट्रेड होता था इनमें, स्पेशली इंडिया के साथ, ईस्ट के साथ तो यूरोप का बहुत बड़ा ट्रेड होता ही था। It was trading interest which attracted various trading companies such as East India Company to India। इवन हिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल से ज्यादा राज किया है, वो लोग एक्चुअली ट्रेडर्स की तरह इंडिया में आए थे। वो सिर्फ ट्रेड करना चाहते थे बट लेटर ऑन दे ग्रैब्ड ऑल द अपॉर्चुनिटीज दे गॉट और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, रूलर ही बनना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। व्हाट देन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड? अब यहाँ पे हमारे सामने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है कि भाई ये जो फॉरेन ट्रेड होता है उसका बेसिक फंक्शन क्या है, काम क्या है फॉरेन ट्रेड का? फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स। देखो जो अपना मार्केट होता है ना, जैसे अमेरिका की कंपनी है फोर्ड, तो अमेरिका का जो मार्केट है जहां पे वो कंपनी जिस कंट्री में एग्जिस्ट करती है, उनका अपना जो मार्केट होगा उसको वो लोग बोलेंगे डोमेस्टिक मार्केट, है ना, घरेलू मार्केट जो है। और वो फॉरेन ट्रेड का देखो सीधा सा जो फंडा है, मेन इसका क्या काम है, वो ये है कि भाई अपने सामान के मार्केट्स आप दूसरी दुनिया में, दूसरी कंट्रीज में भी तलाशो। सो डोमेस्टिक मार्केट में तो आप अपना माल बेचोगे बेचोगे, अपार्ट फ्रॉम दैट, और उसके अलावा इनका काम क्या है, टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट, अपने डोमेस्टिक मार्केट के अलावा भी दूसरे दूसरे मार्केट्स खोजो। मार्केट का मतलब है रिक्वायरमेंट, जो लोग खरीदेंगे इनके प्रोडक्ट, है ना। तो फोर्ड अगर अमेरिका में कोई कार बनाती है, वहां पे कुछ बनाती है, तो उनके लिए हम लोग क्या हुआ, इंडिया में अगर हम कार खरीदना चाहते हैं तो इंडिया में रिक्वायरमेंट है ना उनके प्रोडक्ट की, तो हम लोग उनके लिए मार्केट हुए, ठीक है ना। जैसे मैं अपना कोई सामान बेचना चाहता हूं, तो जैसे मैं अपनी ये वीडियो चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखो, तो आप लोग जो देख रहे हो, जहां तक ये पहुंच रही है, आप लोग कौन हो मेरे लिए? मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूं, मेरा वीडियो ये प्रोडक्ट है और आप लोग मेरे लिए मार्केट हो, ठीक है ना, जो मेरा प्रोडक्ट जिनको मैं सेल करूंगा।
So producers can sell their produce not only in markets located within the country but can also compete in markets located in other countries of the world. तो अपनी कंट्री में भी दूसरी कंपनीज के साथ आप कंपटीशन करोगे और दूसरी कंट्रीज में भी उन कंट्रीज में जो भी कंपनीज एग्जिस्ट करेंगी उनके साथ भी आप लोग कंपटीशन करोगे, है ना। अब फोर्ड है तो जरूरी थोड़ी है कि अमेरिका में एक ही कंपनी होगी जो कार बनाती होगी, ठीक है। माना कि फोर्ड बहुत पुरानी है और भी तो कंपनीज है ना जो कार बनाती है वहां पे, तो उनका आपस में कंपटीशन चलता है, डोमेस्टिक मार्केट में भी कंपटीशन चलता है। और जब इंडिया आते हैं तो फिर इंडिया में भी तो कॉम्पिटिटर्स है ना, मारुति की कार्स हैं और भी शेवरले की कार्स हैं, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज हैं, उनके साथ भी कंपटीशन होता है। Similarly, for the buyers, import of goods produced in another country is one way of expanding the choice of goods beyond what is domestically produced. तो देखो ना, दो चीजें होगी, दो तरफा होगी। देखो, जो तो है प्रोड्यूसर्स, तो प्रोड्यूसर्स को क्या चाहिए, प्रोड्यूसर्स को तो मिल जाएंगे न्यू मार्केट्स, ठीक है ना। प्रोड्यूसर्स को न्यू मार्केट्स मिल जाएंगे, प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा होंगे कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स जो उस प्रोडक्ट को एक्चुअली में यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। यूज करने वाले लोग कंज्यूमर है ना, हम लोग जो खरीदेंगे कोई प्रोडक्ट को। सो कंज्यूमर्स को क्या मिल जाएगा, देखा जाए तो ध्यान से, कंज्यूमर्स को भी इस कंपटीशन का बेनिफिट होगा। कंज्यूमर्स को या तो न्यू प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, है ना, सोच के देखो, या तो न्यू प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे या फिर उनको क्या मिलेगा, बेटर क्वालिटी मिल जाएगी। अब यार मान लो मैं कार चलाता हूँ इंडिया में, मेरे पास कार है, मारुति लोकल कंपनी है, वो कार बनाती है ना। लेकिन मुझे क्या है, मुझे अच्छी क्वालिटी चाहिए, मुझे और क्वालिटी चाहिए, मुझे और कंपनीज चाहिए, नई नई कंपनी मैं चाहता हूँ और अच्छी हो और फीचर्स हो कार में। तो फिर ज्यादा कंपटीशन होगा, डिफरेंट कंपनीज अगर इंडिया में कार बनाएंगी, कार सेल करेंगी, तो मुझे बेनिफिट है ना, मेरी चॉइसेस इंक्रीज होगी, है ना। सोच के देखो, तो क्या है, नए प्रोडक्ट मिल सकते हैं, बेटर क्वालिटी मिल सकती है, या फिर बेटर चॉइस मिल सकती है, मेरी चॉइस भी तो इंक्रीज होगी ना, ठीक है। उसके अलावा और क्या हो सकता है, देखो, और उसके अलावा ये हो सकता है कि जब कंपटीशन इंक्रीज होता है तो क्या होते हैं, प्राइजेस भी कम हो सकते हैं। प्राइजेस कैसे होंगे, प्राइजेस होंगे रिड्यूस्ड, ठीक है ना जी। इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रैवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। तो देखो ऑब्वियसली, अगर आप फॉरेन ट्रेड ओपन कर देते हो, दूसरी कंट्रीज के साथ आपने ट्रेड अलाउ किया होगा, आपकी कंट्री ट्रेड करती है ना, सामान खरीदते हो बेचते हो, तो उससे क्या होगा भैया, सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगा, गुड्स ट्रैवल करेंगे, कार्स मान लो अमेरिका में बनाई इंडिया में ट्रैवल करेंगे, इंडिया में बनाई अमेरिका ट्रैवल करेंगे, किसी और कंट्री ट्रैवल करेंगी, तो गुड्स ट्रैवल हो रहे हैं ना। उससे क्या हो रहा है, चॉइसेस ऑफ गुड्स भी तो इंक्रीज हो रही है, चॉइसेस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेस, तो चॉइस भी इंक्रीज होती है। प्राइजेस ऑफ सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट्स टेंड टू बिकम इक्वल, और प्राइजेस भी दोनों मार्केट्स में इक्वल होना स्टार्ट हो जाते हैं, इक्वल या सिमिलर होना स्टार्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ऐसा होगा, कैसे होगा, अब देखो ना, इंडिया में जो हम कार खरीदते हैं, मान लो 5 लाख रुपए की कार आ जाती है आराम से। अब अमेरिका में कोई कार वाली कंपनी बना रही है, अमेरिका में वो कार पड़ेगी, अगर इंडिया में लेके आते हो आप लोग, वो सीधे 50 लाख रुपए की पड़ेगी। तो डिफिकल्ट होगा ना इंडिया में सेल करना, है ना। तो इसके लिए क्या होगा कि वो इंडिया में आएंगे, इंडिया में कंपटीशन देखेंगे कि ये सस्ती बना रहे हैं, तो हो सकता है वो प्लांट इंडिया में सेटअप कर ले अपना, यहीं से रॉ मटेरियल मिल जाए, सस्ती लेबर मिल जाए, प्राइसेस कम हो जाए, और फिर वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम भी इंडिया में जो कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, उनके प्राइजेस के बराबर हम अपने प्राइजेस लेके आए, है ना। ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिशन चलता है, दो ट्रेडर्स हैं तो वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि भैया लोग हमारा सामान ज्यादा खरीदें और हम अपने कॉम्पिटिटर से भी सस्ता देने को तैयार हो जाते हैं। सो इन दिस मैनर प्राइजेस जो होते हैं वो भी बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना। और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो एक से ज्यादा कंट्रीज में, देखो फॉर एग्जांपल कोई चाइना में, और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो भी कंपटीशन करते हैं आपस में, अपने डोमेस्टिक मार्केट में भी आप कंपटीशन करते हो, और बिल्कुल सात समुंदर पार कोई और कंट्री है वहां पे भी आप जाके वहां के लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ आप कॉम्पीट करते हो। सो इन अ नटशेल हम कह सकते हैं, फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज, है ना जी। तो हम नॉर्मली कह सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड से क्या होता है, मार्केट्स कनेक्ट होते हैं, या फिर दूसरे मैनर में हम कह सकते हैं मार्केट्स इंटीग्रेट होते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट होती है इन डिफरेंट कंट्रीज, मतलब मार्केट आपस में जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पे आप देख सकते हो, स्मॉल ट्रेडर्स ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स फेसिंग स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम बोथ द एमएनसी ब्रांड्स एंड इंपोर्ट्स। सो ये जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, ये जो भी हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने रेडीमेड गारमेंट्स का एग्जांपल ले लिया है ना, और भी कोई प्रोडक्ट हो सकता है। तो इंडिया में जो रेडीमेड गारमेंट्स बना रहे हैं उन लोगों को कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, चाइना से या किसी और कंपनी से, कंट्री से सस्ते प्रोडक्ट्स इंडिया में आ रहे हैं, इंपोर्ट्स हो रहे हैं, उसका भी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, और जो बड़ी बड़ी एमएनसीज के ब्रांड्स है उससे भी इनको स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। अब मार्केट से सीधे सीधे आप कोई शर्ट खरीद लो यार, 300 रुपए की आराम से शर्ट आ जाती है ना। लेकिन क्या है, फिर कोई ले आया, कोई बड़ा सा ब्रांड है, कोई जारा की शर्ट ले आया कोई, है ना, या कोई और प्रोडक्ट, कोई बड़ी सी कंपनी का और कुछ प्रोडक्ट ले आया, तो यार वो शर्ट होगी सीधे सीधे 3,000 रुपए की शर्ट होगी, लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं ना, सोच के तो देखो। तो कहीं ना कहीं यार ब्रांड है, बेशक आप उसको क्वालिटी से जस्टिफाई कर लो, कुछ और चीजें बोल लो, लेकिन है तो शर्ट ही ना, प्रोडक्ट तो सेम है ना।
ठीक है ना, क्वालिटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन फिर भी लोग देखो 10 टाइम्स प्राइस भी ज्यादा पे करने को तैयार हो जाते हैं और समटाइम्स लोग खरीदते हैं इन सब प्रोडक्ट्स को, बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को। तो उससे यार इन लोगों को, ये जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, बेशक सस्ता भी दे रहे हैं, उनको कंपटीशन तो फेस करना पड़ रहा है ना, हमें ये समझना पड़ेगा, है ना। मार्केट्स तो दोनों की सेम है ना, इंडियंस को ही वो सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। देखो अब हम देखते हैं कि फॉरेन ट्रेड जब होता है तो कंपटीशन किस तरह से होता है, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं, है ना। इस एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। Chinese toys in India. Chinese manufacturers learn of an opportunity to export toys to India where toys are sold at high price. तो इंडिया में भाई देखो, सीधे सा आपको फंडा पता होना चाहिए, इंडिया में यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जवान पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना। जवान तो यहाँ पे है ही, यूथ तो बहुत ज्यादा है, उसके साथ साथ चिल्ड्रन भी बहुत ज्यादा हैं। और जिस कंट्री में चिल्ड्रन बहुत ज्यादा होते हैं उसमें फिर चाइल्ड के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, उनकी नीड ज्यादा होती है। जैसे बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को चाहिए मे बी चाइल्ड केयर प्रोडक्ट्स चाहिए, है ना। मे बी जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन बेबी का कुछ पाउडर चाहिए, कुछ सेरेलेक्स चाहिए खाने के लिए, जो भी बेबी फूड वगैरह चीजें होती हैं, बेबी की हेल्थ से रिलेटेड, बेबी की एजुकेशन से रिलेटेड, बेबी के एंटरटेनमेंट वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसकी डिमांड भी ज्यादा होगी फिर ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री में। तो इसी तरह जब चिल्ड्रन ज्यादा है तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे टॉयज की डिमांड भी बहुत ज्यादा है, बच्चों के खेलने के लिए टॉयज तो चाहिए ही है सबको, और यहाँ पे बहुत अच्छे हाई प्राइसेस पे आप प्रोडक्ट बेच सकते हो, ठीक है ना। सो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को जब ये पता चला कि इंडिया में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप सस्ते में बेच सकते हो, तो उन्होंने इंडिया में एक्सपोर्ट करने टॉयज शुरू कर दिए। और इंडिया में उन्होंने कौन से टॉयज बेचे, ये शुरू शुरू में स्टार्ट हुए थे प्लास्टिक टॉयज, ठीक है ना। जैसे आप लोग कभी मेले वगैरह में जाओ तो आपको वहां पे नजर आ जाएगा, प्लास्टिक की गन्स होती हैं, गुड़िया होती है, जो भी और भी जो भी डोरेमोन वगैरह बने होते हैं, ये सब प्रोडक्ट्स बच्चों को चाहिए होते हैं, है ना। एंड बायर्स इन इंडिया नाउ हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज टॉयज। तो इंडिया में जो बायर्स हैं उनके पास चॉइस इंक्रीज हो गई, इंडिया में बने हुए टॉयज भी खरीद सकते हैं और चाइना में बने हुए टॉयज भी खरीद सकते हैं, बिकॉज ऑफ द चीपर प्राइजेस एंड न्यू डिजाइन। तो देखो रीजंस क्या क्या है, चीपर प्राइजेस एंड न्यू डिजाइन, और क्योंकि चाइना से आए हुए जो प्रोडक्ट थे उनके प्राइजेस कम थे, चीपर प्राइजेस थे, और डिजाइन भी नए थे, बहुत सारी नई नई डिजाइन के नए नए खिलौने आपको मिल गए टाइप के। सो चाइनीज टॉयज बिकेम मोर पॉपुलर इन द इंडियन मार्केट, और फिर इंडियंस को चाइनीज टॉयज ज्यादा पसंद आए तो उन्होंने ज्यादा चाइनीज टॉयज खरीदने शुरू हुए। और जब ये चीजें स्टार्ट हुई थी ना, चाइना से टॉयज इंडिया में आने स्टार्ट हुए, एक साल के अंदर अंदर 70 to 80% टॉय शॉप्स जो थी उन्होंने इंडिया के टॉयज खरीदने, इंडिया के टॉयज को बेचना बंद कर दिया और चाइना में बने हुए टॉयज को बेचना स्टार्ट कर दिया। सस्ते पड़ते थे और महंगे बेचे जा सकते थे, उनको भी प्रॉफिट था। शॉपकीपर्स जो हैं, अब मान लो मैं एक शॉपकीपर हूं, अब हम बच्चों की तरफ से तो सोच ही रहे हैं कि उनको चॉइसेस ज्यादा मिल गई, चीपर मिल गए, न्यू डिजाइन मिल गए। अब शॉपकीपर का पर्सपेक्टिव ही देख लेते हैं ना, ट्रेडर का पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। अब भाई मैं एक दुकानदार हूं, बताओ मैं कौन से किस तरह के टॉयज बेचूंगा जो मुझे खुद को भी सस्ते पड़ रहे हैं और मैं ज्यादा महंगे बेच सकता हूं, या फिर जो मुझे खुद को ही महंगे बेच रहे हैं और फिर मैं उनको बहुत ज्यादा भी महंगा नहीं बेच सकता क्योंकि फिर बिकेंगे ही नहीं। जो मुझे सस्ते पड़ रहे हैं और मैं उनको ज्यादा महंगा बेच सकता हूं जिससे मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, ऑब्वियसली मैं ये चीजें खरीदूंगा ना, सोच के देखो। तो भाई शॉपकीपर्स ने भी यही किया, उन्होंने चाइनीज मेड टॉयज को खरीदना स्टार्ट कर दिया। आज आप कहीं भी चले जाओ, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में चले जाओ, छोटी सी किसी दुकान में भी चले जाओ, आपको मोस्टली चाइनीज मेड टॉयज ही मिलेंगे। सो इससे हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, हो क्या रहा है, ध्यान से समझना। एज अ रिजल्ट इसकी वजह से क्या हो रहा है, चाइनीज टॉयज कम इनटू द इंडियन मार्केट, चाइनीज टॉयज इंडिया में आ रहे हैं, ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, ज्यादा ट्रेडर्स बेच रहे हैं, ज्यादा लोगों को भी पसंद आ रहे हैं, तो भाई चाइनीज टॉयज ज्यादा से ज्यादा इंडियन मार्केट में आ रहे हैं। And in the competition between Indian and Chinese toys prove better। अगर आप इंडियन टॉयज और चाइनीज टॉयज का कंपटीशन करवा रहे हो तो भैया चाइना के जो टॉयज है वो सस्ते पड़ रहे हैं, अच्छे पड़ रहे हैं और वो बेटर भी प्रूव हो रहे हैं। सीधा सा फंडा है, जीत गए भाई चाइना वाले, उनके टॉयज बिक रहे हैं ज्यादा। इंडियन बायर्स हैव अ ग्रेटर चॉइस ऑफ टॉयज एंड एट अ लोअर प्राइसेस। भाई इंडियंस को चॉइस ज्यादा मिल गई ना जो खरीदने वाले हैं, और उनको प्राइसेस भी सस्ते पड़ गए, सस्ते मिल गए टॉयज। सो फॉर द चाइनीज टॉय मेकर्स दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड बिजनेस। तो जो चाइना में टॉय मेकर्स हैं भाई, उनका तो बिजनेस बढ़ गया ना, उनके तो प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड हो गई, ज्यादा चीजें उनकी बिकने लग गई, तो उनके तो मजे लग गए। लेकिन ऑन दी ऑपोजिट साइड आप देखोगे तो इंडिया में जो टॉय मेकर्स है उनको क्या हुआ, उनको लॉसेस फेस करने पड़ गए। भाई आप ट्रेडर्स उनका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं। चाइना के जो नए नए ब्रांड के टॉयज आ रहे हैं, ये देखो कुत्ता सा बना हुआ है यहाँ पे, जरूर आपने मेले वगैरह में देखा होगा, ठीक है ना। तो अब ये चीजें जो है भाई वो चाइना के सामान बिक रहे हैं, तो इंडिया वाले कौन खरीदेगा। सो इंडिया में जो टॉय मेकर्स थे धीरे धीरे करके वो डिस्ट्रॉय हो गए, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बंद कर दी, कंपनीज बंद कर दी। क्यों भाई, जरूरत ही नहीं है, जब उनका सामान ही नहीं बिक रहा तो वो फैक्ट्री खोल के करेंगे क्या। ये एक छोटे से प्रोडक्ट का एग्जांपल है, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा एग्जांपल है। यूथ पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली टॉयज एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और अगर हम नॉर्मली बात करते हैं कि ये टॉय आपने खरीदा, 100 रुपए का आप टॉय खरीदते हो, 50 रुपए का खरीदते हो,
तो मे बी जो ट्रेडर्स हैं उनको बहुत सस्ता पड़ता होगा, 10-20 रुपए का उनको पड़ता होगा। लेकिन आप सोच के देखो कि जब इंडिया को चाइना को पे करना पड़ता है वहां से टॉयज खरीदने के लिए, तो आप सोच के देखो ये अमाउंट करोड़ों में जाती है, मिलियंस में। तो मिलियंस के, करोड़ों के तो हम लोग क्या खरीद लेते हैं, हम तो टॉयज ही खरीद लेते हैं। अब क्योंकि चाइना के साथ कंपटीशन में हम लोग हार रहे हैं इस चीज में, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने एक नई स्कीम स्टार्ट की थी पिछले साल, टॉयकेथॉन। ठीक है, तो टॉयकेथॉन में क्या है कि ये कंपटीशन सीधे सीधे करवाया जा रहा है। इंडिया में जो नए हैं यूथ लोग हैं, नए नए बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर सब आ रहे हैं, उनके सामने एक चैलेंज दिया है मोदी साहब ने। उन्होंने बोला कि भैया मैं ये स्कीम स्टार्ट कर रहा हूँ टॉयकेथॉन, तो इसमें आप लोग अब इसमें पार्टिसिपेट करो कंपटीशन में, और आपके सामने एक टास्क है, आपके सामने एक चैलेंज आपके सामने रखा है कि इसमें अगर आप लोग जीतते हो, नए नए आइडियाज देते हो, नए नए तरह के टॉयज हम लोग बनाते हैं, तो उससे हम चाइना को, कंपटीशन को हम जवाब दे सकते हैं, है ना। और हम इस तरह के टॉयज बनाएंगे। अब देखो ये गंदा सा प्लास्टिक का कुत्ता बना हुआ, क्या बेनिफिट है इसका, बच्चा क्या खुश होगा इसको देख के। मोदी साहब बात कर रहे हैं कि टॉयकेथॉन में हम लोग ऐसे ऐसे टॉयज बनाएंगे जिससे क्या होगा कि ओवरऑल इंडिया में बच्चों को सीखने को भी कुछ अच्छा मिलेगा। मतलब देखो हमारी अब कंट्री है, हमारी बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है, ओल्ड सिविलाइजेशन है, तो हमारी बहुत सारी वैल्यूज भी है ना, मॉरल वैल्यूज बहुत सारी हैं, हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड, माइथोलॉजी से रिलेटेड अच्छे अच्छे बना के हम लोग टॉयज वो भी बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बच्चे खेल भी लेंगे, एंटरटेनमेंट भी उनका हो जाएगा, और साथ साथ वो हमारी हिस्टोरिकल मॉरल वैल्यूज भी सीखेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह का एक प्रोजेक्ट, एक चैलेंज लेके मोदी जी आए हैं, एंड आई एम श्योर कि हम इस चैलेंज में कामयाब होंगे। अब आ जाते हैं हम अपने असली टॉपिक पे, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। अब हमने एमएनसीज का रोल तो देख लिया है ना। अब देखते हैं कि एमएनसीज जो भी काम कर रहे हैं इससे ग्लोबलाइजेशन कैसे हो रही है, पूरा प्रोसेस देखते हैं क्या चीज है ये। In the past 2 to 3 decades, more and more MNCs have been looking for locations around the world. अब देखो पिछले 2-3 दशकों में अगर आप देखो तो MNCs जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोकेशन सर्च कर रही हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि जहां पे आप वो अपने प्रोडक्शन यूनिट्स सेटअप कर सकें। ठीक है ना। आप प्रोडक्शन यूनिट वो दूसरी कंट्रीज में क्यों सेटअप करना चाहती हैं, सीधा सा हमें फंडा पता है, सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। चीप फॉर देयर प्रोडक्शन, तो उनको सस्ता पड़े भाई, प्रोडक्शन का जो मेथड है उनका वो उनको सस्ता पड़ना चाहिए। प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें लगेंगी, रॉ मटेरियल लगेगा, है ना। रॉ मटेरियल उनको सस्ता चाहिए। जो भी जैसे मान लो कार्स बनानी है तो इंडिया में ही स्टील ले लेंगे, आयरन एंड स्टील कंपनीज है, उनसे स्टील खरीद लेंगे, सस्ता पड़ेगा। अमेरिका से खरीदोगे महंगा पड़ेगा, है ना जी। तो इंडिया से ही खरीद लो। उसके अलावा क्या है, यहीं पे आपको मैन पावर भी मिल जाएगी, मैन पावर कह लो या आप लेबर कह लो, तो आपको लेबर भी मिल जाएगी जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, और लेबर को सैलरी भी कम देनी पड़ेगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज इन दीज कंट्रीज हैव बीन राइजिंग, एंड दैट इज द रीजन, क्योंकि एमएनसीज को नए नए प्लांट्स के लिए लोकेशंस चाहिए, तो एमएनसीज क्या कर रही हैं, दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। और जब एमएनसीज दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करती हैं उसको हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ये इंक्रीज होती जा रही हैं, इंक्रीज होती जा रही हैं। A large part of the foreign trade is also controlled by MNCs. Obviously भाई MNCs के कारण ही फॉरेन ट्रेड ज्यादातर हो रहा है, सो MNCs फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल भी करेंगी। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, द कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ फोर्ड मोटर्स इन इंडिया नॉट ओनली प्रोड्यूसेस कार्स फॉर द इंडियन मार्केट्स। अब ये जो फोर्ड मोटर का इंडिया में प्लांट है वो सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए, इंडियंस के लिए कार नहीं बनाता। यहाँ पे जो कार बनाई जाती है वो दूसरी कंट्रीज में भी बेची जाती है। It also exports cars to other developing countries and exports car components for its many factories around the world. तो दूसरी कंट्रीज में ये पूरी तरह से कार बना के भी बेचते हैं। इंडिया में कार्स बनाएंगे, मान लो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बेच देंगे, मान लो ऑस्ट्रेलिया में कार्स बेच देंगे जो कि इंडिया में बनाई होंगी इन्होंने, है ना। उसके अलावा कार्स के अलावा कार के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी इंडिया में बनते हैं और फिर पूरी दुनिया में सप्लाई किए जाते हैं। कार के कंपोनेंट मतलब जैसे मान लो आपको कार की सीट्स चेंज करवानी है, या फिर आपको कोई स्टेयरिंग व्हील्स चेंज करवाने हैं, या मे बी कोई और कोई टूल है, कोई आपका पार्ट है कार का, तो वो आपको चेंज करवाना है, तो वो भी मोस्टली इंडिया में ही बनाए जाते हैं। तो आप देख रहे हो कि इस तरह से ये क्या कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल कर रही हैं एमएनसीज, है ना, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ये कंट्रोल कर रही हैं फॉरेन ट्रेड को भी, दूसरी कंट्रीज में जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको भी ये कंट्रोल कर रहे हैं। एंड इसका रिजल्ट क्या होगा, द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स अक्रॉस कंट्रीज। सो ये जो दो चीजें हैं, ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक तो ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ज्यादा से ज्यादा फॉरेन ट्रेड, ये चीजें क्या कर रही हैं, ये प्रोडक्शन को भी इंटीग्रेट कर रही हैं पूरी दुनिया में और मार्केट्स को भी इंटीग्रेट कर रही हैं। इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन कैसे हो रहा है भाई, एक जगह से दूसरी जगह, हमने देखा ना फर्स्ट वीडियो में कि एक कंट्री में एक कंपोनेंट बनता है, दूसरी कंट्री में असेंबलिंग होती है, तो प्रोडक्शन भी इंटीग्रेट हो रही है, अलग अलग कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है और फिर वो आपस में कनेक्टेड भी है, इंटीग्रेट भी हो रही है। उसके अलावा मार्केट्स भी तो है ना अलग अलग कंट्रीज में। आपने रॉ मटेरियल मान लो आप अमेरिका से ले आए, डिजाइन आप अमेरिका से ले आए, इंडिया में आपने प्रोडक्ट बना लिया और उसको सेल कहाँ किया,
आपने इंडिया में बनाया, आपने अमेरिका में भी बेची वो कार, ऑस्ट्रेलिया में भी बेची आपने, यूरोप में भी बेची कार। तो समझ रहे हो, आपके मार्केट्स भी अक्रॉस द कंट्रीज फैले हुए हैं। ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है ना, प्रोडक्शन एंड मार्केट्स पूरी दुनिया में इंटीग्रेट हो रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग इकोनॉमिक्स टर्म्स में बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो हिस्ट्री में मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड नाम से जो चैप्टर है उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप उसमें सेक्शन में जाके देख सकते हो। उसमें आपको ग्लोबलाइजेशन का जो पूरी हिस्ट्री से रिलेटेड सारा कुछ है वो आपको प्रोसेस समझ में आएगी। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में हम सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में समझेंगे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। सो ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटर कनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज को आपस में जो इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, आपस में कनेक्ट कर रहे हैं ना, और ये बहुत तेजी से हो रहा है, रैपिडली हो रहा है, इसी को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, MNCs आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। और भाई MNCs का बहुत बड़ा रोल है इस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। देखो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सिर्फ सामान ही नहीं पहुंच रहा है, सर्विसेज भी पहुंच रही है भाई। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सर्विसेज भी पहुंच रही हैं, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी तो पहुंच रही है ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखो ना, MNC कोई अमेरिका की है, वो इंडिया में आके कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रही है, यहाँ पे निवेश कर रही है ना, यहाँ पे भी फैक्ट्री सेटअप कर रही है, तो पैसे भी तो लेके आ रहे हैं ना, साथ में इन्वेस्टमेंट भी लेके आ रहे हैं ना, मशीन भी लेके आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी लेके आ रहे हैं, तो ये भी चीजें मूव कर रही है ना एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट होंगी। देर इज वन मोर वे इन विच द कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड। अब एक और तरीका है जिसके थ्रू कंट्रीज आपस में कनेक्ट हो सकती हैं। और क्या रह गया, देखो, गुड्स के थ्रू आप कर रहे हो, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी के थ्रू। भाई उसके अलावा मूवमेंट ऑफ पीपल भी तो होगी, लोग भी तो मूव करेंगे एक कंट्री से दूसरी कंट्री। बहुत सारे लोग इंडिया में हैं, उनको कहाँ जाना है, उनसे पूछो, ऑस्ट्रेलिया जाना है जी, कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, वहां पे जॉब करनी है, हम लंदन जा रहे हैं। तो ये सब चीजें भी तो चल रही है ना, वो लोग दूसरी कंट्रीज में स्किल भी तो मूव कर रही है ना, टेक्नोलॉजी मूव कर रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी को यूज कौन करेगा? अपने आप थोड़ी सब कुछ होगा, ह्यूमन बींग्स तो चाहिए ना आपको, पढ़े लिखे ह्यूमन बींग आपको चाहिए, टैलेंटेड ह्यूमन बींग्स आपको चाहिए, इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग चाहिए, आपको वर्कफोर्स चाहिए। तो भाई मूवमेंट ऑफ पीपल भी एक जगह से दूसरी जगह होते हैं, तो मूवमेंट ऑफ पीपल भी एक जगह से दूसरी जगह होते हैं। और लोग वैसे यूजुअली मूव करते क्यों हैं? भाई बेटर इनकम के लिए, भाई ज्यादा पैसे कमा पाए, बेटर जॉब्स हो, अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो, बेटर एजुकेशन हो, ये सारी चीजों के लिए लोग मूव करते हैं। अब इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को अगर आप माइक्रो लेवल पे देखना चाहते हो, छोटे लेवल पे समझना चाहते हो, तो आपको जरूरी नहीं है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूवमेंट को देखनी है, आप अपनी कंट्री में भी ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो। अब देखो ना, ये लोग क्यों मूव कर रहे हैं? भाई इनकम अच्छी हो, जॉब्स अच्छी हो जाए, एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी हो, है ना। ये सब चीजों के लिए आप ऑब्जर्व करो तो इंडिया में भी तो लोग मूव करते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ। बिहार है, यूपी है, यहाँ से जो लोग हैं वो पूरे इंडिया में घूमते हैं, अलग अलग हर सारी स्टेट्स में जाते हैं, वो चीप लेबर प्रोवाइड करते हैं, है ना। इसी तरह से रॉ मटेरियल भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वहां पे रॉ मटेरियल भी दूसरी स्टेट्स को प्रोवाइड होता है। इस तरह से आप देखो तो ये भी क्या अपनी कंट्री के लेवल पे आप नहीं देख रहे हो कि ये भी ग्लोबलाइजेशन का ही प्रोसेस चल रहा है ना। और बहुत सारे आप लोगों में से भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी क्या करते हैं, जॉब्स के लिए वो मूव नहीं करते क्या? कोई लोग गुड़गांव जा रहे हैं जॉब करने, कोई लोग बैंगलोर जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं जॉब करने, है ना। बेटर एजुकेशन के लिए कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, कोई आईआईटीज ज्वाइन कर रहा है। ठीक है ना। अब ऑब्वियसली अपनी स्टेट में आपको नहीं मिलेगी आईआईटीज, डिफरेंट स्टेट्स में आप लोग जाओगे, है ना, या फिर अपने शहर से बाहर जाओगे आप लोग। तो यही चीज अगर आप डिफरेंट कंट्रीज के लेवल पे देखो तो वो भी ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है। सो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।